कल अपन ने बात करी थी डाइस की, तो डाइस के बारे में हम देखा था अपन ने कि डाइस पर दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। एक क्वेश्चन जो बन रहे थे कि बंद डाइस, बंद पासा पर बनने वाले प्रश्न, बंद पासा पर बनने वाले प्रश्नों की चर्चा करी थी। और इसमें अपन ने देखा था कि पासा दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, इसे आदर्श पासा या आइडियल डाइस भी कहते हैं। इसकी क्या पहचान होती है? तो इसकी अपन ने दो पहचान देखी थी कि इसकी विपरीत सतों फलकों का योग कितना होता है? 7। अर्थात यदि किसी पासा की फलक पर 1 लिखा है तो इसके विपरीत कितना होगा? 6। 2 लिखा तो इसके विपरीत कितना होगा? 5। और 3 के विपरीत कितना होगा? 4। उसके बाद अपन ने देखा था कि इस पर पासा संबंधी क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन देखे थे कि दिए हुए पासों में से कौन सा मानक पासा है और कौन सा मानक पासा नहीं है। उसमें भी यही पहचानना है कि जब 1 और 6 एक साथ आ जाता है तो वो मानक पासा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में है और दोनों विपरीत फलके हैं, अपोजिट सरफेस है। 2 और 5 एक साथ नहीं होना चाहिए और 3 और 4 एक साथ नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने बात करी थी बंद पासा में कि साधारण पासा के बारे में, कि साधारण पासा संबंधी क्वेश्चन कैसे होते हैं। साधारण पासा में अपन ने 3 प्रकार के क्वेश्चन देखे थे कि जब दोनों पासों में से कोई सतह कॉमन नहीं हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां पर मैंने ए, बी और सी लिखा, यहां डी, ई और एफ लिखा। इन दोनों पासों में कोई सरफेस का नंबर, लेटर, सिंबल सेम नहीं होता है, तो इसमें क्या करेंगे? अपर सरफेस ए का अपोजिट कितना होगा? डी, बी का अपोजिट कितना होगा? ई, और सी का क्या होगा? एफ। कभी कभी यहाँ पर प्रश्न आ जाता है मानक पासा का, और मानक पासा शब्द लिखा नहीं होता है, तब अपने को क्वेश्चन कैसे हल करना है? यदि यहाँ पर क्वेश्चन में मानक पासा की बात करें और यहाँ पर डाइस बना दिया और डाइस में 2, 3 और यहाँ पर 5, 2, 3 और 6 लिखा है, और प्रश्न पूछ ले कि 2 के अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, तो अपना उत्तर कितना होगा? मानक पासा है तो 2 के अपोजिट कितना होगा? 5। ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर लिखेंगे? 5। यदि दोनों ऑप्शन हो, जैसे यहाँ पर दूसरा पासा, इस पासा में यहाँ पर 1, 4 और 3 लिखा है, 1, 4 और 5 लिखा है, तो यहाँ पर 2 के अपोजिट यदि मानक पासा तो अपोजिट कितना होगा? 5। ऑप्शन में 5 नहीं है तो कितना होगा? 1। ठीक है। फिर अपन ने बात करी थी कि दोनों पासों में 2 सरफेस कॉमन हो। जैसे यहां पर अपन चेंज कर लेते हैं, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6, तो इन दोनों डाइस में क्या क्या कॉमन आ रहा है? यहां पर 4 और 5, 4 और 5। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? इधर से 6 के अपोजिट कितना होगा और 1 के अपोजिट कितना होगा? 6। दूसरा, 4 के अपोजिट और 5 के अपोजिट पूछा जाएगा तो 2 नई सरफेस होगी, और जो सरफेस होगी यहां पर दिखाई नहीं दे रही होगी। जैसे यदि इसका ऑप्शन पूछा जाए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट ए ऑप्शन मैंने यहां पर दिया, 3 बी ऑप्शन दिया मैंने, 2 सी ऑप्शन दिया मैंने, 4 और डी ऑप्शन दिया, ए और बी। प्रश्न ये है मेरा कि यहां पर 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है, यानी या लगा हुआ, तो इन दोनों में से कोई इसका उत्तर होगा। ये अपन ने कल चर्चा करी थी। और इसके बाद तीसरा अपन ने देखा था कि जब दोनों पासों में से एक सतह समान हो, दोनों पासों में से कोई एक सरफेस कॉमन हो। जैसे देखिए इन दोनों पासों की बात करें, इनमें क्या कॉमन आ रहा है? 6। तो इसको कैसे हल करना है अपने को? यहां पर अपन एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें 6 सरफेस होगी, दोनों में से कॉमन सरफेस को सबसे पहले लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 6। अब 6 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगले में कितना आएगा? 5, और 5 के बाद कितना आएगा? 4। इसमें भी जो कॉमन सरफेस उससे स्टार्ट करेंगे तो कॉमन सरफेस कितना है? 6। और 6 में यहां पर अपन ने क्लॉकवाइज देखा है तो इसमें भी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो 6 के बाद 2 और 2 के बाद कितना आएगा? 3। अर्थात 4 का अपोजिट कितना होगा? 3, 5 का अपोजिट कितना होगा? 2, और 6 का अपोजिट जो नई सरफेस क्वेश्चन में होगी, जैसे मैंने यहां पर 1 लिखा तो 6 का अपोजिट कितना होगा? 1। ये चर्चा अपन ने कल करी थी। आज अपन बात करते हैं खुले पासे की। हेडिंग डाल दीजिए,
खुले पासे संबंधी प्रश्न। खुले पासे संबंधित प्रश्न। खुले पासे संबंधित प्रश्न की बात करी थी, दो प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करी थी। एक, जब क्वेश्चन में पासा खुला हुआ दे रखा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये खुला पासा दे रखा है और इस पर कोई लेटर वगैरह अंकित हैं, जैसे यहां पर ए, बी, सी, डी, ई और एफ। और इस पर प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है इसके ऊपर कि दिए हुए खुले पासे में, दिए हुए खुले पासे में बी के विपरीत सतह पर होगा। कल अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा करी थी। अपन ने क्या देखा था कि जब भी खुला पासा है तो उसकी अल्टरनेट सरफेस, उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। तो बी की अल्टरनेट सरफेस क्या होगी, डी, और सी की अल्टरनेट सरफेस क्या होगी, ई, और रेस्ट ए का अपोजिट क्या होगा, एफ। तो यहां पर प्रश्न किसके विपरीत की बात कर रहा है, बी के। तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना कि बी के विपरीत होगा डी। क्या हो जाएगा, डी। यहां तक चर्चा हो गई थी। इसी पर दूसरा प्रश्न जिसकी अपन आज चर्चा करेंगे, चलिए इसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि दिया हुआ पासा, इसको बंद पासे में बदलते हैं तो कौन सा पासा नहीं बनेगा। इसका मतलब तीन पासे सही होंगे, एक क्या होगा, गलत होगा। चलिए, तो बी के अपोजिट क्या होगा, डी, सी के अपोजिट क्या होगा, ई, और ए के अपोजिट क्या होगा, एफ। यानी ए के अपोजिट एफ होगा, बी के अपोजिट डी होगा और सी के अपोजिट ई होगा। ये दोनों जब साथ में आ जाएंगे तो वो पासा नहीं बन सकता, और ये साथ में नहीं आएंगे तो पासा बन सकता है। क्या ये पासा बन सकता है, पहला देखिए, ए के अपोजिट क्या है, एफ, एफ कहीं नहीं है। बी के अपोजिट क्या है, डी, डी कहीं नहीं है। और सी के अपोजिट क्या है, यहां पर ई है और ई नहीं है, तो ये बन सकता है। इसी प्रकार डी के अपोजिट देखते हैं तो डी के अपोजिट बी आता है, बी नहीं है। ई के अपोजिट सी नहीं है और एफ के अपोजिट ए नहीं, तो यह भी बन सकता है। इसकी बात करें तो सी के अपोजिट क्या आता है, ई, यहां पर कहीं नहीं है। डी के अपोजिट बी कहीं नहीं है और एफ के अपोजिट ए नहीं, तो यह भी बन सकता है। इसको देखते हैं तो सी के अपोजिट क्या है, यहां पर ई, और सी और ई एक साथ दिखाई दे रहा, तो ये नहीं बन सकता। यहां तक तो थे सिंपल क्वेश्चनों की बात। अब देखते हैं इससे आगे कि और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। नोट डाउन कर लो। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। बनाइए। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। चलिए पहले क्वेश्चन को अपन यही समझते हैं। इस पासे में दिए, लिख लीजिए, दिए हुए पासा में 3 के विपरीत सतह पर अंक होगा। ए 1, बी 5, सी 6, डी ज्ञात नहीं कर सकते। क्या होगा,
बड़ा सिंपल है सर, यदि आप 2 पूछते तो 2 का अपोजिट तो क्या हो गया 4, लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कल एक चर्चा करी थी अपन, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था कि जब किसी सरफेस के कोई भी सरफेस टच हो रही हो, चाहे उसका कोना या उसकी साइड, तो वो उसके अपोजिट नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज की अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होती है। तो ये तो श्योर हो गया कि 2 के अपोजिट कितना हो गया 4, ठीक है। और यहां पर 6 सरफेस दे रखा है, इसका मतलब कोई न कोई किसी न किसी के अपोजिट भी है। पूरा एक क्यूब है, पूरा एक डाइस है और उसकी 6 ही सरफेस को बना रखा है। अब बताइए कि 3 के अपोजिट 5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट 1 हो सकता है क्या? तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है। या यूं मत सोचिए, तो यूं सोचिए कि ये भी तो अल्टरनेट सरफेस है, एक को छोड़कर दूसरा 5 आ रहा, तो 1 का अपोजिट कितना हो गया, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 5 हो गया। अब रेस्ट क्या रह गया, इधर से 3 और इधर से 6, तो 3 का अपोजिट कितना हो गया 6। आ गया, चलिए नोट डाउन कीजिए। उत्तर कितना हो गया अपना, 3 के अपोजिट कितना हो गया, ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़े। अब अगली टाइप में दूसरा क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए। दिए हुए पासे को बंद पासे में बदलने पर कौन सा पासा सही है? चलिए समझते हैं। अब तक अपन बात कर रहे थे जिसमें पासे में केवल 6 सरफेस बन रहे थे, 6 सतह बन रही थी, 6 फलक बन रही थी। लेकिन यदि अपन इसमें काउंट करें तो इसमें टोटल 9 सतह बन रही। कितनी बन रही? 9 सरफेस। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अभी अपन ने जब क्लास स्टार्ट करी तब देखा कि किसी भी डाइस में मैक्सिमम कितनी सरफेस हो सकती है? 6। तो यहाँ पर 9 सरफेस नहीं है। यहाँ पर क्या किया कि 1 2 3 4 5 ये पांचों सरफेस पूरी है और छठी सरफेस को काट दिया है। जैसे अपन कोई कागज का टुकड़ा लेते हैं, उसके 4 कट कर लेते हैं। तो कट अपन ने किस प्रकार से किए कि यदि ये कोई कागज का पीस है, ये कोई सरफेस है, तो इसको अपन ने इस प्रकार से काटा। देखिए काटने की 2 स्टाइल होगी। कुछ प्रश्नों में आगे अपन देखेंगे तो किसी सरफेस को अपन इस प्रकार से भी काटेंगे। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि इसको अपन ने क्रॉस में इस कॉर्नर की तरफ से काटा? ध्यान रखना, आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों को नीचे दिए हुए जो कंप्लीट पूरा सरफेस उसका ये बेस है, ये साइड का ये रेखा है आधार रेखा, इससे कंपेयर करेंगे। इस आधार रेखा से ये सरफेस इस आधार रेखा से ट्राइंगल बना हुआ, तो ये इसका बेस लाइन है। जो ये बेस लाइन है वो बेस लाइन कौन सी होगी? या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी। और इससे किस प्रकार से बनना चाहिए? ट्राइंगल बनना चाहिए। तो यहां पर बनने वाली स्थिति में इस प्रकार से ये ट्राइंगल बनेंगे और यहां पर ये डॉटेड बन के ये बन जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न को इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सरफेस है, ऐसे क्वेश्चनों में अपोजिट सरफेस अपोजिट होगी, तो इसके अपोजिट ये होगा, यानी ये ब्लैंक है, ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा? ब्लैंक। इस ब्लैंक के अपोजिट क्या होगा? ये ब्लैंक। और बीच में जो साइड कौन सी बीच का सरफेस जिसमें क्या बना हुआ है? प्लस बना हुआ है, इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? ये इस प्रकार से इसके अपोजिट ये जो बनेंगे वो इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें एक ऑप्शन और भी ले लेते हैं।
नन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई नहीं। चलिए पहला, एक एक ऑप्शन को अपन गलत करते हैं या सही करते हैं कैसे। तो पहला देखिए, अभी अपन ने देखा था कि ये खाली जो सरफेस है, ये खाली सरफेस इसके अपोजिट होगी, यानी दोनों खाली में से एक खाली सरफेस एक साथ दिखाई दे सकती है। इन दोनों खाली सतहों में से एक खाली सतह दिखाई दे सकती है, अर्थात जो सही डाइस होगा उनकी दो सरफेस सदैव क्या रहेगी, प्लेन रहेगी, खाली रहेगी। ठीक है। तीसरा क्या देखा कि यह इसका अपोजिट है, अभी अपन ने बात करी ये इसका अपोजिट होगा, तो या तो प्लस वाला साइन आएगा तो ये वाले नहीं आएगी साइड, और यदि ये साइड आती तो प्लस वाली साइड नहीं आएगी। तो जो जितने भी डाइस है जिसमें दो सतहें कलर्ड हैं, कोई न कोई पिक्चर बनी हुई है, डायग्राम बना, वो गलत है। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सही क्या हो गया, बी। अब बी क्यों सही नहीं है, उसका कारण अपन ने यहां समझा था। यदि यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं यदि चेंज कर लेता हूं और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बना देता हूं, अब ये वाली आकृति जो यहां पर छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, ये स्क्वायर जब भी बनेंगे तब इस प्रकार से बनेंगे, और यहां पर ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल के रूप में ही मिलने चाहिए, लेकिन यहां पर ट्रायंगल के रूप में नहीं मिल रहा है, यहां पर स्क्वायर के रूप में मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नन अबाउट द बी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, हो गया, बढ़ाएंगे। चलिए अब इनमें से अपने को चेक करना है कि कितने सही है कितने गलत हैं, देखते हैं। पहले पासे की तरफ आते हैं। केवल सिंपल सी पहचान, सिंपल सी अपने को इनको पहचानने का तरीका जो ध्यान रखना है, इस बेस लाइन को ध्यान रखना है, जिस बेस लाइन पर ये डायग्राम बना हुआ है, जो शेडो बनी हुई है, इससे कंपेयर करना है। यहाँ पर ये जो डार्कन किया वो इसके बेस लाइन से अटैच है, और जो बेस लाइन है वो पार्ट डार्कन है, दूसरा पार्ट क्या है, बिना डार्कन प्लेन है। समझ में आ रहा है, जबकि इसकी बेस लाइन वाला पार्ट क्या है, प्लेन है, और इधर डार्कन वाला पार्ट है। चेक करते हैं, तो यहाँ पर ये सर्कल बना रखा है, इस सर्कल की ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन को इस बेस लाइन से अपन जोड़ते हैं, तो बेस लाइन वाला पार्ट क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, खाली होना चाहिए, और उसके अपोजिट इस साइड में क्या होना चाहिए, डार्कन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, सही है या गलत है, गलत है। ठीक है, दूसरा इसको देखते हैं। तो यहां पर इस सर्कल को, जो डार्क सर्कल है, इसको अपन इससे कंपेयर करते हैं, तो इसकी इस बेस लाइन को इस बेस लाइन से कंपेयर करते हैं, तो ये वाला पार्ट डार्कन होना चाहिए, डार्कन है। ठीक है, दूसरा इसका अपोजिट क्या है, प्लेन। तो जब डार्कन सर्कल आ गया तो प्लेन सरफेस इसमें नहीं होनी चाहिए। प्लस का अपोजिट क्या है, सर्कल है, तो प्लस या सर्कल में से एक होना चाहिए, और इन दोनों में से एक सरफेस होनी चाहिए। इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, सही हो गया। और यदि इसको देखें तो इसमें देखिए कि यहां सर्कल है और यहां प्लेन है, और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें कितने सही है, एक सही है, केवल दूसरा सही है। एक आध क्वेश्चन इसके और देखते हैं, फिर अपन नई टाइप पे आते हैं। उतार लीजिए, इसको उतार लिया। एक लास्ट बता देता हूं, इस पर दो और देख लेते हैं लास्ट के। बताइए इसमें कौन सा सही होगा,
समझिए, दो चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। सबसे पहले, जब भी किसी डाइस के कटे हुए पीसेज एक तरफ होते हैं तो ये दोनों पीस मिलकर एक सरफेस बनाएंगे, एक तरफ वाले पीस मिलकर एक सरफेस और एक तरफ के दोनों पीसेज मिलकर एक सरफेस बनाएंगे। तो जब भी प्रश्न में बनेगी तो इधर की सरफेस या तो ऐसे बनेगी इन दोनों को मिला के, या फिर इसके स्थान पर ऐसे बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? कब कैसे बनेगी उसको समझे। इस सरफेस के पास में देखिए ये सरफेस है और इस सरफेस के पास में दूसरी सरफेस जब है और यहाँ पर सर्कल है, इस सर्कल के एड जॉइनिंग ये जो साइड है ये भुजा यहाँ पर है और इससे यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो ऐसे बना हुआ तो ये ऐसे बनेगा। यदि मैं इसको ऐसे बना देता हूँ तो वो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, जब ये इस प्रकार का साइन बनेगा, यहाँ पर ये खड़े, इन दोनों को अपन खड़े करेंगे तो यहाँ पर इस सरफेस पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। देखिए यदि अपन इसको यूं घुमा देते हैं तो ये जो माइनस है यहाँ पर कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा और यहाँ पर एंगल दूसरा आएगा। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस के अपोजिट क्या होना चाहिए? प्लस, सर्कल के अपोजिट सर्कल, और ये दोनों सरफेस अपने आप अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर एक प्लस आ सकता है, एक सर्कल आ सकता है, और इन दोनों में से या तो ये सरफेस या एक सरफेस आ सकती है। यहाँ पर तीनों वो तो हैं, लेकिन जो प्लस है, इस प्लस से एड जॉइनिंग ये वाली सरफेस जैसे प्लस है तो प्लस के ये जो इस बेस लाइन को यदि इस बेस लाइन से मिलाते तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? डॉट आना चाहिए था, और आया क्या? माइनस। इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग। यदि यहाँ पर दोनों डॉट होता या इसकी जगह पर इस प्रकार से यहां पर प्लस होता, यहां पर ये होता और ये इस प्रकार से क्रॉस होता और यहां पर यदि ये माइनस आ जाते तो क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट, ये अपना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसकी बात करते हैं तो यहां पर दोनों सर्कल में से एक सर्कल आ गया, दोनों प्लस में से एक प्लस आ गया, और इस सर्कल से एड जॉइनिंग इस साइड के आधार पर इस बेस लाइन से अपन चेक करते हैं तो इसी प्रकार क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। तो ये अपना क्या हो गया? राइट हो गया। ये कैसे रॉन्ग है समझ लेते हैं। इसमें दोनों क्या आ रहे हैं? सर्कल। दोनों सर्कल नहीं आने चाहिए, और इसमें क्या आ रहा है कि दोनों यहाँ माइनस और या डॉट वाले साथ आ रहे हैं, ये भी नहीं आना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से खुले पासे वाले प्रश्न अपन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आप बना लीजिएगा। एक लास्ट इसमें देखते हैं कि इसका शेप कैसे बनता है, क्वेश्चन बता देता हूं, फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। उतार लिया? रुको, एक क्वेश्चन लास्ट, केवल मैं सीधा क्वेश्चन का आंसर ही बता रहा हूं कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो अपना उत्तर क्या रहेगा। केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार से चार स्क्वायर में कोई सरफेस कटी हुई है तो जब ये सरफेस एक सरफेस बनेगी तो ये सरफेस इस प्रकार से बनेगी। ये पहले अपन ने चर्चा करी थी। दूसरा, यहाँ पर दूसरी इसकी जो विशेषता होगी वो चारों सरफेस अल्टरनेट आएगी। कैसे? यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ पर यदि मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो ट्राइंगल के जस्ट अपोजिट क्या आना चाहिए? डॉट आना चाहिए। डॉट के बाद वापस क्या आना चाहिए? ट्राइंगल, और उसके बाद क्या आना चाहिए? डॉट। यदि मैं इसको दूसरे प्लेस से स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां सबसे पहले डॉट लिखता हूं तो डॉट के बाद क्या आना चाहिए? ट्राइंगल आना चाहिए, फिर डॉट आना चाहिए, फिर ट्राइंगल। यानी ये अपोजिट जो भी सरफेस अपोजिट होंगे ये क्रॉस में ही आएंगे। जब ऐसे क्रॉस में नहीं आते तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहां तक बात करते हैं अपन डाइस की। अब आज अपन नया टॉपिक इसमें देखते हैं क्यूब के बारे में। हाँ, डाइस का हो गया, क्यूब के बारे में आते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, अभी ऐसे सिखाया हुआ लिखो।
बोल के लिखवा देता हूं, लिखो। एक पासे के 6 फलक हैं, एक पासे के 6 फलक हैं, ए बी सी डी ई और एफ। एक पासे के 6 फलक हैं, ए बी सी डी ई और एफ। यदि ए बी के नज़दीक है, ए बी के नज़दीक है, बी डी के नज़दीक है, बी डी के नज़दीक है, किंतु सी के नहीं, किंतु सी के नहीं। ई डी और एफ के डी फॉर डॉग, डी ई और एफ के नज़दीक है, सॉरी, ई डी और एफ के नज़दीक है, ई डी और एफ के नज़दीक है। तो बताइए ए के सामने कौन सा फलक होगा? ऑप्शन है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग कीजिएगा। आंसर आ गया होगा अब तक तो, सॉरी। हाँ, डी एफ और डी आ रहा है। हाँ, डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? चलिए करते हैं, समझते हैं। ये एक तरह से प्लजेस वाली बात हो गई कि लैंग्वेज में दे दिया, ठीक है ना। पहले आंसर बता दूं, आंसर ई है इसका, ठीक है, ई। अब कैसे है समझते हैं, बड़ा सिंपल है। ये 6 सरफेस है, 6 सरफेस, 6 फलक हैं और 6 ही फलक मिलकर एक बंद पासा बनाती है, ठीक है। इसमें आपको वही लॉजिक लगाना जो मैंने सबसे पहले खुले पासे की पहचान में बताया था कि जब भी कोई पासे की कोई सरफेस उसके नज़दीक है तो वो इसके विपरीत नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। पहली कंडीशन इसकी यहां से स्टार्ट होती है कि बी डी के नज़दीक है, तो बी और डी अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है, किंतु सी के नहीं। देखिए यहां पर बी डी के नज़दीक है, बी किसके पास है? डी के, किंतु सी के नहीं, ठीक है। दूसरा, ई डी और एफ के नज़दीक है, ई डी और एफ दोनों के क्या है? नज़दीक है। किसी भी प्रकार से अपन देखते हैं तो कोई भी जैसे कोई भी सरफेस है वो कम से कम 4 सरफेस से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे इस सरफेस की बात करें, यहां पर मैं यदि यहां पर एक डाइस बना देता हूं तो देखिए ये सरफेस इससे जुड़ी हुई, इससे जुड़ी हुई है, इसके जस्ट अपोजिट इसके जो नीचे उससे जुड़ी हुई है, ये वाला। जैसे मैंने यहां पर ए लिख दिया तो ए इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ है, इसके नीचे जुड़ा हुआ और इसके इधर वाली से जुड़ा हुआ, केवल इसके अपोजिट सरफेस से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। अब इसको अपन सिंपल तरीके से बनाते हैं, कई तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल ये है कि जैसा ये कंडीशन में कह रहा है वैसा अपन किसी खुले पासे में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि बी डी के नज़दीक है किंतु सी के नहीं। इसमें एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि बी
किसके नजदीक नहीं है, सी के नजदीक नहीं है, तो बी किसके अपोजिट होगा, श्योर है, क्योंकि बी के बाकी चारों सरफेस नजदीक होगी। नजदीक नहीं है इसका मतलब निश्चित रूप से वो उसका क्या है, अपोजिट ही होगा। ठीक है, दूसरा यहां पर डी, बी और डी से भी कंपेयर हो रहा है डी का, और डी का कंपेयर ई और एफ से भी हो रहा है। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या लिखते हैं, यदि मैं यहां पर बी लिखता हूं, यदि यहां पर बी लिखता हूं, तो यहां पर इधर सी या डी में से कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा, जो मेरा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सी और बी पास पास नहीं आ सकते। ठीक है, अब यहां से यदि मैं अपना बी हटा देता हूं, तो बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट ये बना दिया। अपन कैसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने यही बनाई, ये समझाने के लिए मैंने 3 सरफेस ऊपर 3 सरफेस ली, कैसे भी लेंगे तो ये आ जाएगा, और बंद पासे में भी समझेंगे इसको। तो यहां पर मैं बी की पोजीशन नहीं रख सकता, बी की पोजीशन में यहां रखता हूं, तो बी के पास में क्या आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा। यहां डी आता है तो डी को मेरे को ई और एफ के पास में भी रखना है, तो यहां पर भी नहीं रह सकते। इसका मतलब बी की प्लेस यदि मैं यहां रखता हूं, तो बी का अपोजिट यहां पर किसकी प्लेस आ जाएगी, सी आ जाएगी। ठीक है, और डी ई और एफ के नजदीक है, ई और एफ, और बी डी के भी नजदीक है, तो यदि यहां पर मैं डी को रख लेता हूं, तो किसके नजदीक आ जाएगा, ई और एफ के, और ये ई डी और एफ के नजदीक है, तो ये डी ई है, वो डी और एफ के भी क्या हो गया, नजदीक। बचा क्या आपका ए, पहली कंडीशन में यहां पर ए बी के नजदीक है, तो ये बी के नजदीक क्या क्या हो गया, ए हो गया। तो बताइए सी किसका अपोजिट हो गया, डी किसका अपोजिट हो गया, एफ का, तो बचा क्या, ए किसका अपोजिट हो गया, ई का। चलिए एक तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इसमें थोड़ा सा अपने को इतना सा ध्यान रखना है इस वाले में, कि इसमें मैं 3 एक साथ ड्रॉ कर पाऊंगा, और 3 को अपने को इमेजिन करना पड़ेगा, साइड को 3 ही दिख रही है ना मेरे को। इस डस्टर से समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली कंडीशन इसमें ए बी सी डी 6 सरफेस है, ये कह रहा है कि ए बी के नज़दीक है। मैं यदि यहाँ पर ए ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो बी में यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर कर सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ, और नीचे कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ए और बी का अभी पहली स्टेप अपन ए और बी को 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ए का और कहीं कंपेयर नहीं है। कभी भी अपन प्लजेस पढ़ेंगे, आगे सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो ऐसी स्टेप को सबसे पहले सोल्व करते हैं जो ज़्यादा बार कंडीशन में आ रहा है। ज़्यादा बार कंडीशन में यहाँ पर बी डी के साथ आ रहा है, और यहाँ पर डी आ रहा है, तो डी 2 बार आ रहा है, तो अपन डी से स्टार्ट करते हैं, तो अपना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बी डी के नज़दीक है, किंतु सी के नहीं। तो यदि मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ आपने सामने वाली सरफेस पे, तो अपोजिट सरफेस पे क्या हो गया, सी। ये तो श्योर है, समझ में आ गया कि बी का अपोजिट सी हो गया। अब बी के नज़दीक में कहीं पर भी डी लिख दूँ, क्या लिखना है, बी के नज़दीक डी लिखना है। मैं यहाँ डी लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ यदि मैं डी लिखता हूँ, तो ये वाली कंडीशन क्या कह रही है कि ई डी और एफ के नज़दीक है, तो ई होगा वो इस डी के नज़दीक होगा, तो यहाँ पर ई लिख दिया, यहाँ बी, यहाँ डी ई लिख दिया, तो इसके पास यहाँ पर एफ आ जाएगा, ताकि ये ई डी और एफ दोनों के क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। पीछे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पहले ही बी के अपोजिट सी लिखा हुआ है। अब रेस्ट क्या रह गया, एक सरफेस और एक लेटर, कौन सा रह गया, ए, तो ये ए आ गया। तो हाँ विपरीत हो गया ना, ई और एफ अपोजिट हो गए ना, डी और एफ अपोजिट हो गए। क्या नजदीक है, ई डी और एफ के नजदीक है ना, तो ये ई है, वो डी और एफ के क्या है, नजदीक है। यही तो अपने को करना है, लिखा हुआ है ना ये ई डी और एफ के नजदीक, इसीलिए इसने पहले ई शब्द लिखा। ये चाहता था, ये भी लिख सकता था कि डी और एफ के मध्य ई है, तो वो इजी हो जाता। कुछ तो लैंग्वेज को हार्ड करेगा ना क्वेश्चन को। इससे शायद समझ में आ गया। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, कहीं से भी अपन स्टार्ट करें, कभी भी प्लजेस वाले क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ कोई लेटर या जो बार बार जिसके बारे में कहा गया हो। तो यहाँ पर डी यहाँ पर आया और डी यहाँ पर आया है, तो मैं बी डी से स्टार्ट करता हूँ।
सबसे पहले मैं किसी भी एक सरफेस पर बी लिखता हूं, तो यहां पर बी लिखा, तो बी के पास में 1 2 3 4 इन चारों में से किसी भी सरफेस पर डी लिख सकता हूं, मैं फ्री हूं, मैं इस सरफेस पर डी लिख रहा हूं, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि बी डी के नजदीक है किंतु सी के नहीं, यानी बी किसके नजदीक नहीं है, सी के, तो सी के नजदीक नहीं, तो इन चारों सरफेस पर सी नहीं आ सकता, इधर बी है ही, तो लास्ट सरफेस बची, यहां पर सी लिख दिया। इधर सी हो गया बैक साइड में, इधर बी हो गया, इस साइड में अपना डी हो गया। अब आगे ई डी और एफ के नजदीक है, यानी ई है वो डी और एफ के क्या है, बीच में है, तो यहां पर डी है, यदि मैं यहां ई लिखता हूं तो इधर एफ हो जाएगा, नीचे ई लिखता हूं तो इधर एफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर ई लिखता हूं तो इस साइड में क्या हो जाएगा, एफ। अब अपने पास सरफेस कितनी बच रही, एक, बैक साइड वाली, और लेटर भी एक, वो क्या है, ए, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। चलिए हो गया होगा, ये तो अपन ने पहले ही कर लिया था। अब अपन बात करते हैं क्यूब, गन की बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा, नेक्स्ट इसी में से अगला पार्ट क्यूब। यहां पर जो प्रश्न आएंगे वो क्यूब कटिंग के आएंगे, किसी बड़े गन को छोटे गन में काटने पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन प्रश्न पूछता है, क्यूब कटिंग टाइप के क्वेश्चन। क्यूब कटिंग से पहले अपन एक बार क्यूब को देखते हैं। तो मेरे पास जो ये डस्टर है, ये एक तरह से क्यूबोर्ड है, कनाब है, और कोई भी क्यूब या क्यूबोर्ड होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या होता है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी बात करें तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इस क्यूबोर्ड में सतह की बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, कितनी सरफेस होती है, 6। इसी प्रकार कोई क्यूब है, उसमें भी कितनी सतह होती है, 6। तो पहला पॉइंट इसमें हो जाता है कि किसी भी गन में फलक, सतह, पृष्ठ या सरफेस कितने होते हैं, 6। दूसरा, किसी भी क्यूब में कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर का मतलब जहां तीनों भुजाएं आकर मिलती हो, जैसे ये वाला इसका कॉर्नर है, इधर से ये सरफेस, इधर से ये सरफेस, नीचे से ये सरफेस, तो ये नीचे कॉर्नर बन गया, ये सरफेस मिलेगा तो ये कॉर्नर बन जाएगा। जैसे यहां पर ये एक क्यूब, मैंने क्यूब बनाया, तो ये एक इसका क्या है, कॉर्नर। कुल मिलाकर इस क्यूब की बात करें तो 1 2 3 और ये 4 कॉर्नर इस पृष्ठ पर, 1 2 3 4, और 4 ही इसके क्या होते हैं, अपोजिट, 1 2 3 और 4। यानी किसी भी क्यूब में चाहे उसकी साइज कितनी बड़ी या छोटी हो, या कोई भी क्यूबोर्ड होगा, तो उसमें कॉर्नर सदैव कितने होंगे, 8, न 8 से कम होंगे और न 8 से ज्यादा होंगे। तो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ेंगे वो रहेगी अपनी, कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तीसरा, इसकी भुजा की बात करें, साइड की बात करें, एज की बात करें, तो देखिए ये जो सामने आपको पृष्ठ दिख रहा है, कोई भी पृष्ठ 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, जैसे 1 2 3 4। इसकी बात करें तो इसमें भुजा 1 2 3 और 4, कितनी भुजा है, 4। चेस्ट इसके अपोजिट भी कितनी होगी, 4। इसके अपोजिट यानी 1 2 3 और 4, 8 हो गई। अब साइड वाली भुजा 1 2 3 और 4, यानी कुल मिलाकर किसी भी क्यूब या क्यूबोर्ड में कितनी साइड होती, कितनी भुजा होती है, 12 भुजा होती। कितनी भुजा होती है, 12 भुजा जो होगी वो कितनी होगी, 12। ये तीनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन हो गया। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए पहले, फिर अपन इसको समझते हैं। किसी चार सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े गन को
1 सेंटीमीटर भुजा वाले पहले इसके बारे में थोड़ी सी मौखिक बात कर लेते हैं। प्रश्न आएगा उसमें किसी बड़े क्यूब की साइज दे रखी होगी, भुजा दे रखी होगी, और छोटे क्यूब की भुजा दे रखी होगी, और उसको कहेगा कि इसको यदि काटे अपन तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की भुजा। यहां पर मैं रंग की बात कर रहा हूं, तो रंग से क्या मतलब है, जैसे मेरे हाथ में ये कीबोर्ड है, ये चारों तरफ से, सब तरफ से देखते थे ब्लैक है, काला है, तो ये पूरा किस कलर से पेंटेड है, ब्लैक कलर से, ठीक है। और इन प्रश्नों में काटने पर अंदर का भाग रंगहीन, विदाउट कलर कहा जाता है। काटेंगे तो अंदर का जो कटिंग के बाद जो अंदर नई सरफेस जनरेट होगी वो कौन सी होगी, रंगहीन, बिना कलर की होगी, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि इस क्यूब को अधिकतम और न्यूनतम कितने रंगों से रंग सकते हैं। न्यूनतम से बात करें तो एक ही कलर है, जैसे इसमें कम से कम एक कलर होना चाहिए पेंट चारों तरफ से पेंट करने के लिए। या ये हो सकता है कि मैं एक सरफेस को रेड कलर से पेंट कर दूं, बाकी पूरा का पूरा ग्रीन कलर से। मेरी बात समझ रहे हैं, एक सरफेस को रेड कलर, बाकी सारा का सारा मैं ग्रीन कलर से पेंट कर दूं। या अपोजिट सरफेस को मैं रेड कलर से, बाकी पूरा पूरा ग्रीन कलर से, तो कितने कलर की बात कर रहा हूं, 2। या फिर ये अपोजिट सरफेस रेड कलर से, ये अपोजिट सरफेस ग्रीन कलर से, और ये येलो कलर से, तो कितने कलर हो गए, 3। या फिर ये अपोजिट सरफेस रेड कलर से, यहां पर येलो, पिंक, ग्रीन और वॉलेट अलग अलग, तो कितने कलर हो गए, 5। या फिर सारी सरफेस, 6 ही सरफेस अलग अलग कलर से पेंट कर सकते हैं, तो कितने हो गए, 6। यानी कम से कम एक रंग से रंग सकते हैं और अधिकतम कितने रंगों से, 6 रंगों से रंग सकते हैं। और प्रश्न में 1 रंग से, 2 रंग से, 3 रंग से या 6 रंग से रंगे वाले प्रश्न आते हैं। अपन इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले क्वेश्चन कैसे सोल्व करना उसको बेसिक को समझ लेंगे, तो कलर से अपने को कंफ्यूजन नहीं होगी। एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कटिंग कैसे होगी, कटिंग करने का तरीका क्या होगा और उनके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। तो पहली टाइप के क्वेश्चन जो अपन पढ़ेंगे उसमें किसी भी घन के 6 ही सतह एक ही रंग से रंगी हुई है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन दे देते हैं, उत्तर होंगे यदि सभी सतह हरे रंग से रंगी हो। अब मैं आपके सामने 2-3 अलग अलग तरीके से, अलग अलग साइज के क्यूब को मैं काटता हूं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन बनती है। समझ लीजिए, नहीं बन रहा तो कोई आवश्यक नहीं है बनाना। यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्यूब हैं और उनको इस प्रकार से बनाया कि इसको कैसे कटिंग हो। समझते हैं। मान लिया इस क्यूब की, जो बड़ा क्यूब है उसकी ये सरफेस है यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है। और क्यूब की क्या पहचान होती है, क्यूब की सभी सतह क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसको अपन ने 1 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में काटा, तो ये पीस 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा और ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो बड़े घन को छोटे घन में काटा और बड़े घन की भुजा कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर छोटे घन की भुजा है तो अपन 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं।
तो किसी भी चीज को काटने के लिए यहां पर इस 3 सेंटीमीटर वाली भुजा को, केवल इस भुजा को समझिए, इसको मुझे 1-1 सेंटीमीटर के पीस करने हैं, तो मैं कितनी बार चाकू या कितनी बार कट लगाऊंगा? तो पहला कट मैं यहां लगाऊंगा और दूसरा कट मैं यहां लगाऊंगा, तो कितने पार्ट हो जाएंगे? 3 पार्ट। ठीक है, यदि यही बात इसमें रिपीट करूं कि ये बड़े गन की भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये छोटे गन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो मुझे 4 पीस करने हैं, यानी 4 सेंटीमीटर वाले बड़े गन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे गन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे कितने पीस करने? 4 पीस। तो मैं कट कितने लगाऊंगा? 1, 2 और 3। यहां पर एक बात क्लियर हो जाती है कि जब भी कटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ कट, काटने की संख्या, किसी भी एक भुजा पर जितने छोटे पार्ट कर रहे हैं उससे कितना कम होगा? एक चीज। अब काटेंगे उसको कितने प्रकार से? तो पहला, मैंने इसको इस दिशा से, या इसको यदि मैं इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करूं तो ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई के हिसाब से मैंने कितने कट काटे? 3। इस ऊंचाई के हिसाब से कितने कट काटे मैंने? 1, 2 और 3। और इसकी लंबाई के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से और चौड़ाई के हिसाब से देखें तो कितने कट हो गए? 1, 2 और 3। यानी जितने भी कट लगेंगे वो लंबाई से लगेंगे, चौड़ाई से लगेंगे और ऊंचाई से। जैसे मुझे इसे काटना है तो इसकी मैं स्लाइड, एक स्लाइड ऐसे कट काटूंगा तो ऊपर वाली स्लाइड अलग हो जाएगी, फिर दूसरा कट लगाऊंगा तो अलग स्लाइड हो जाएगी। ऐसे एक स्लाइड लगाऊंगा तो उधर वाली स्लाइड अलग हो जाएगी, यहां कट लगाऊंगा तो इधर वाली स्लाइड अलग हो जाएगी, और इसको ऐसे कट लगाऊंगा तो एक स्लाइड इधर निकल जाएगी, एक स्लाइड अलग निकल जाएगी। तो जब भी अपने को क्यूब कटिंग करनी है तो क्यूब कटिंग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तरफ से करेंगे, और जितने कट करने हैं, जितने पार्ट करने हैं, उससे एक कम बार अपन काटेंगे। ये 2 बातें अपने को याद रखनी है। चलिए, तीसरी बात यहां पर, इससे अपन समझे कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे गनों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए, ये पहली स्लाइड इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां से लगाकर यहां पर, ये एक स्लाइड है, जैसे ये मेरे हाथ में है, इसकी अपन 1, 2 और 3 पीस किए हैं। तो पहली पीस की बात कर रहा हूं जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं? देखिए, एक क्यूब ये रहा, दूसरा और ये तीसरा, ये क्यूब बन रहा है ना, ये चौथा क्यूब है, ये पांचवा क्यूब, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां। यानी इस स्लाइड में, जो स्लाइड यहां पर मैं डार्कन कर रहा हूं, इस स्लाइड में कितने छोटे क्यूब है? 9। इसी प्रकार इस स्लाइड को हटा देते, पिछले वाली स्लाइड में भी कितने हो जाएंगे? 9। और इसके लास्ट वाली स्लाइड में भी कितने बचेंगे? 9। तो बताइए नंबर ऑफ टोटल स्मॉलर क्यूब कितने हो गए? 9 + 9 + 9 = 27। कितने हो गए? 9 + 9 + 9 बराबर कितने हो गए? 27। इसको अपन इसमें प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहां पर 4 सेंटीमीटर वाला था, उसको अपन ने 1 सेंटीमीटर में कट किया, तो पहली इस स्लाइड में टोटल कितने क्यूब बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, तो पहली स्लाइड में कितने हैं? 16। तो बताइए अगली स्लाइड में कितने होंगे? अगली में और अगली में 16 अपन 4 बार टोटल करेंगे, कितने हो जाएंगे? = 64। यहां तक समझ में आ रहा है? अब एक फॉर्मूला बनाते हैं। यहां पर इधर से 3 कट हैं और इधर से 3 कट हैं, तो 3 × 3 कितना हो गया? 9 हो गया। और इधर से 3 स्लाइड है, 1, 2, 3, 9 × 3 कितना हो गया? 27 हो गया ना। यानी 3 × 3 क्या? तो 9, और 9 एक स्लाइड में से 3 स्लाइड है, तो 9 3 कितना हो गया? 27। यानी यहां पर किस फॉर्मेट में बन रहा है? क्यूब की फॉर्मेट है। जितने छोटे भाग करने हैं, 3 छोटे भाग करने हैं, तो 3 का अपन ने क्या कर दिया? क्यूब। अब देखिए इसमें यहां पर कितने कट हैं, कितने छोटे पार्ट है? 4, और 4 इधर है, तो इस स्लाइड पे कितने? 4 × 4 कितने हो गए? 16। एक स्लाइड पे 16 है, तो 4 स्लाइड पे 16 × 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 64। यानी किस फॉर्मेट में बढ़ रहा है? क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी अपन नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की बात करेंगे, छोटे गनों की संख्या की बात करेंगे, तो वो सदैव क्यूब के रूप में
बढ़ेंगे किस रूप में बढ़ेंगे, क्यूब के रूप में, घन के रूप में बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 4 भाग नहीं करने होते, 5 भाग करने होते, कितने भाग करने होते हैं, 5, तो कितने छोटे घनों की संख्या होती है, 5 × 5 × 5 कितने हो जाते हैं, 125। पहली चीज समझ में आ गई।